बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, वो वादा गर्दिशी कर्जों को ख़त्म करेंगे, ये अरबों का मामला जो है किसी ना किसी तरीके से हल हो जाएगा। फौरी तौर पर हुकूमत आएगी, इन गर्दिशी कर्जों से मुल्क की जान छुड़ाएगी और इदारे एक बार फिर फाल तरीके से काम कर सकेंगे। मुझे याद है इलेक्शन से पहले हर दूसरे दिन हम लोग ये दावा सुन रहे होते थे, बिलखुसूस PMLN से। जब PMLN आई तो गर्दिशी कर्जों के बारे में जो है वो डेफिनेटली पे आउट किया, उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया। लेकिन वो ऐसा दिन था कि एक बार फिर सर उठाने लगा और आज अरबों का सर्कुलर डेट एक बार फिर पाकिस्तान में। और अब इसके हवाले से जो है वो मामला एक इदारे में भिजवाएंगे जिसने अकाउंटेबिलिटी देखनी है, यानी नैब की तरफ भिजवाएंगे। लेकिन अकाउंटेबिलिटी नैब कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और स्पेशली नैब किसको मोरद इल्ज़ाम ठहराएगा। जबकि हम लोग देखते हैं कि पिछली कई तफ्तीश हुई, उसके अंदर जो असल कल्प्रिट था या थी उनको पकड़ा नहीं गया। बहुत सारी रिपोर्ट्स के अंदर मामलात को गोल किया गया। उसके बाद नैब क्या काम कर पाएगा, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी, मेरे साथ मौजूद है राव खालिद साहब, एडिटर रोजनामा 92 न्यूज़। राव साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सोहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं। सोहेल साहब शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सोहेल साहब, ये गर्दिशी कर्जे क्या होने जा रहा है? नैब को भिजवाएंगे, क्या हो जाएगा? ये गर्दिशी कर्जे मुस्लिम लीग नून को भी गर्दिश में डाल सकते हैं। और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ही 2013 में गर्दिशी कर्जे का मलबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर डालते हुए रातों रात इसको क्लियर किया था। एमरजेंसी डिक्लेयर की थी कि पाकिस्तान के अंदर बिजली की पैदावार को बढ़ाना नागुज़ीर है। लिहाजा हमने बहुत से रूल्स को और उसके साथ साथ जो प्रैक्टिसेस थी और जो मैंडेटरी लॉ था उसको नज़रअंदाज करके ये अदायगियाँ की गई थी। उसके बाद ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से एतराज़ात किए गए थे, स्पेशल ऑडिट भी किया गया था। आपको याद होगा कि हुकूमत खफा हो गई थी साबिक एडिटर जनरल पाकिस्तान से, बुलंद अख्तर राना से, और यही एक वजह बनी थी। फिर उनके खिलाफ रेफरेंस तैयार करके उन्हें रुखसत किया गया। लेकिन ये मामला दबा रहा, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मफाहमत के रास्ते पर गामजन थी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये मामला आया तो वहां पर कोई इसको भरपूर तरीके से टेकअप नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद बिलाखिर सेनेट के अंदर ये मामला आया, सेनेट ने इसको टेकअप किया। ये मामला सेनेट की कामा कमेटी बराए खजाना को भिजवाया गया, जिसके चेयरमैन है सेनेटर सलीम मांडवी वाला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। उन्होंने इसकी मजीद तहकीकात के लिए एक सब कमेटी कायम की थी। उस कमेटी ने अपना काम किया। वजारत पानी और बिजली, वजारत खजाना, NTDC, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, तमाम लोगों को सुनने के बाद, तमाम रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट गुज़श्ता रोज़ तैयार करके कायमा कमेटी को पेश की है। और इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने जो जिन चीज़ों के इंकशाफात किए हैं, जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की कुछ बातों को भी नज़रअंदाज किया गया था, वो भी तमाम चीज़ के अंदर एलेबोरेट की गई है। उन्होंने कहा है कि ये जो गर्दिशी कर्जों का मामला है 480 रुपए की अदायगी कवायद के खिलाफ की गई है। और उसके साथ साथ इसके अंदर मुजरिमाना इकदाम किया गया है, ये अल्फाज उसके अंदर यूज़ किए गए। और उसके साथ उसमें यह बताया गया है कि 32 अरब रुपए तो ऐसे पावर प्लांट्स के माल अदा किए गए जो पावर प्लांट्स बंद थे, जिनसे बिजली पैदा ही नहीं की जा रही थी। जब इस मामले की तहकीकात की जा रही थी तो वजारत पानी और बिजली ने अपने मौकिफ बार बार मौकिफ इस कमेटी के सामने तब्दील करती रही। कभी कहा गया कि ट्रांसमिशन सिस्टम में फॉल्ट थे, इन पावर प्लांट से हम बिजली इवैक्यूएट नहीं कर सकते थे। जब कमेटी ने इसके ऊपर पावर परचेज एग्रीमेंट का पढ़ा कि उसमें क्या लाइबिलिटीज थी गवर्नमेंट की और पावर प्लांट्स मालिक की, तो वजारत पानी बिजली ने दोबारा अपना मौकिफ तब्दील कर लिया। उसके बाद कमेटी ने कहा है कि 32 अरब रुपए गलत तरीके से अदा किए गए। उसके बाद सेल टैक्स की मद में अरबों रुपए इजाफी अदा किए गए, एक्सचेंज रेट गलत लगाया गया। उसके बावजूद कमेटी ने भी इस बात के ऊपर इत्तफाक किया है। और इंपॉर्टेंट बात यह कि इस कमेटी के अंदर मुस्लिम लीग नून के सेनेटर सऊद मजीद साहब भी मौजूद थे। इस रिपोर्ट के ऊपर ये मुतफिका तौर के ऊपर ये रिपोर्ट तैयार हुई है। सेनेटर सऊद मजीद साहब ने भी इन तमाम बातों के ऊपर इत्तफाक किया है कि उनकी हुकूमत ने किस तरीके से रातों रात 480 रुपए अदा किए। बहुत से पावर प्लांट्स मालकान को नवाजा गया, कवायद की खिलाफ वर्जियां की गई। प्री ऑडिट मैंडेटरी था इन रकूम की अदायगी के लिए, वो नहीं किया गया। उसके बाद ऑडिटर जनरल पाकिस्तान 4 साल गुजर गए। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने जब पहले स्पेशल ऑडिट किया उस वक्त CPPA से और नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से कहा गया कि आप हमें वो तमाम रिकॉर्ड दीजिए कि किस पावर प्लांट ने कितने घंटों के अंदर कितनी बिजली पैदा की और कितनी बिजली उसको पैदा करनी चाहिए थी। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को भी 4 साल गुजरने के बावजूद वजारत पानी बिजली के मातहत जो इदारा है नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर और सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी फराहम नहीं किया। उनकी तहकीकात नामुकम्मल थी। कमेटी का भी इस बात के ऊपर इत्तफाक है कि इस्टेब्लिश हो गया कि इसके अंदर बड़े पैमाने के ऊपर खुर्द-बुर्द की गई है, मुजरिमाना इकदाम है। इसकी जो तहकीकात हैं वो नैब से करवानी चाहिए और जो भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल हैं और जो वजारतें जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ
एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आया है कि वजारत पानी बिजली ने और वजारत खजाना ने 2013 के अंदर सिर्फ 480 रुपए अदा करके कुछ पावर प्लांट्स मालकान को खुश नहीं किया, बल्कि एक प्रोविजन एक ऐसी उसके अंदर छोड़ी गई जिसके तहत आने वाले दिनों के अंदर कौमी खजाने से अवाम के टैक्स दहिंदगान की रकम से 22,000 रुपए का एक और डेंट पड़ सकता है। वो किस तरीके के साथ, मुख्तलिफ ऐसे पावर प्लांट्स मालकान थे जिन्होंने 2013 से पहले डिस्प्यूट क्रिएट किया हुआ था कि हुकूमत ने हमें अदायगियाँ नहीं की, हमें लिक्विडिटी डैमेजेस थे, हमने बैंकों से रकूम का अरेंज किया, तो 22,000 रुपए हमें लिक्विडिटी डैमेजेस के मद में अदा किए जाएं। उस वक्त इस रकम को एडजस्ट करने के बजाय जब आप पावर प्लांट्स के मालकान को बड़ी रकम अदा करने जा रहे थे, कमेटी का ये कहना है, ऑडिटर जनरल का ये कहना है कि आपको ये 22,000 रुपए की रकम उनसे लिखवाना चाहिए था कि मुस्तकबिल के अंदर इसकी डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि वन गो के अंदर इतनी बड़ी पेमेंट हो रही थी। उसके ऊपर इन्होंने डिस्प्यूट क्रिएट किया। डिस्प्यूट क्रिएट होने के बाद पाकिस्तान के अंदर साल आर्बिट्रेशन हुई। आर्बिट्रेशन के बाद ये मामला लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा चुका है और इस बात का खदशा है कि ये फैसला पाकिस्तान के खिलाफ आएगा और 480 अरब रुपए के बाद हमें 22,000 रुपए मजीद अदा करना पड़ेंगे। राव साहब, ये फजिंग, स्पेशली नंबर्स को इधर उधर करना, हेर फेर करना, एक आम शहरी को ना तो सुहेल साहब ने जो बातें की हैं वो समझ आएंगी, इसलिए क्योंकि बड़ी टेक्निकल वो फजिंग वाली बातें हो गई कि जिस तरह इसहाक डार साहब के ऊपर एक इल्जाम लगाया गया कि जी नंबर फजिंग करते हैं, ग्रोथ रेट जीडीपी कुछ और होता है और बताते कुछ और है। तो इस तरह से एक आम शहरी को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या हुकूमत इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही है कि इवन कई लोग जो हमारे अक्सर ऐसे पोस्ट पे लगे हुए हैं जिनको ये टेक्निकल मामला समझ रहे होना चाहिए, वो भी असल में टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं रखते? ये बुलंद अख्तर राना साहब जो इनके गले में घंटी बांध गए हैं, ये बजती रहेगी ये, और इसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। अब देखें, उसकी रिपोर्ट आ गई, इन्होंने बुलंद अख्तर राना साहब के खिलाफ पूरी साजिश करके उनको निकाला, क्योंकि वो इसका ऑडिट कर रहे थे और उससे उनको रोका जा रहा था, लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, जाते जाते उन्होंने अपना काम कर दिया। अब ये कमेटी उसी की रोशनी में बनी थी। हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि जितने पावर प्लांट्स हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जितने हैं, इनका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी के दौर में बहुत ज़्यादा इस पे बात हुई थी, लेकिन ये कि इसका फॉरेंसिक ऑडिट इसलिए नहीं कराया जा रहा कि ये एक बहुत बड़ी मिली भगत से इस कौम के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, बाकायदा लूटा जा रहा है। मेरी और आपकी जेब से पैसे निकाले जाए, गरीब आदमी की जेब से, जो 10 यूनिट यूज़ कर रहा है, जो 10,000 यूनिट यूज़ कर रहा है, हर किसी की जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं इन IPPs का पेट भरने के लिए, पेट का बल्कि दोज़ख भरने के लिए। तो ये इसका इसहाक डार साहब पे तो डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट आएगा, ये जितनी चीज़ें हुई हैं ना। और इसहाक डार साहब, अब मूडीज़ की रेटिंग जो आई है उस पर हम अंदाज़ा आप देख ले क्या उस पर सूरत हाल है। आपने कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई, इतने अरसे से वहीं पड़े हैं और उस पर छलांगे लगा रहे हैं कि जी हमारी रेटिंग वही है। बिग परफॉर्मेंस दिखाए ना, आपने क्या किया, फिगर फजिंग आप कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ना आपकी ग्रोथ रेट बेहतर हुआ है, ना आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ठीक हुआ है, वो तबाह करके रख दिया आपने। आपकी रेवेन्यू कलेक्शन बिल्कुल ना होने के बराबर, जो टारगेट आप रखते हैं उसके बराबर आप नहीं पहुंच पा रहे, मजीद लॉस में आप कर रहे हैं। बजट खसारा आपका बढ़ता जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट आपका बढ़ता जा रहा है। ले दे के आप जिस पे ज़्यादा आप फ़ख्र करते हैं या बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि फॉरेक्स आपके रिजर्व यहाँ तक पहुँच गए, उसमें आपका क्या कमाल है? आपकी वजह से थोड़ी है, या तो आप लोन लिया हो या बाहर से जो एक्सपर्ट्स जो भेज रहे थे वो भी अब नीचे जा रहे हैं। और वो कर्जा जो लिया राव साहब, वो कभी ना कभी तो वापस करना है, सूद के साथ वापस कभी ना कभी क्या आपको रोज वापस करना है। उसी वही कह रहे हैं जो जिनकी रेटिंग पे ये नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, वही इनको कह रहे हैं कि आपके जो है ये एक्सटर्नल डेट जो है, ये बाकी चीज़ों के साथ एक्सटर्नल डेट एक बहुत बड़ा खतरा है आपके लिए, आपकी इकॉनमी के लिए खतरा पैदा होगा। तो ये इस तरह अगर लूट मार शुरू होगी, इस तरह से पैसे बांटे जाएंगे, ठीक है, वाया तुर्की आप मनी वाइट करना शुरू कर देंगे, मनी लॉन्ड्रिंग करें, फिर उसको वाइट करें, और इस किस्म के काम आप शुरू करेंगे। वाया दुबई कर रहा है, वाया तुर्की कर रहा है, तो वाया चाइना कर रहा है, तो ये लूट मार का एक बाजार गर्म है। और आपने पॉइंट किया कि बड़ा टेक्निकल मसला है, लोगों को समझ नहीं आएगा, ना आए समझ, लेकिन यहाँ पे ऐसे इदारे मौजूद है जिनका मैंडेट ये है कि अवाम की टैक्स दहिंदगान की जो रकम है उसके इस्तेमाल का किस तरीके से इस्तेमाल हुआ, क्या गलत इस्तेमाल तो नहीं किया गया, उसके ऊपर जवाब तलबी और उसका प्रूडेंट उसका इस्तेमाल के ऊपर नजर रखना उनकी जिम्मेदारी है। तो ये मामला अवाम को समझ आए या ना आए, उन इदारों को समझ आ चुका है जिन्होंने अब इसको आगे लेके चलना है, और इसकी तहकीकात अब यकीनन होंगी क्योंकि अब ये रिपोर्ट सेनेट में पेश होगी। उसके साथ एक और चीज़ आपके साथ ऐड करते जाएंगे। गुज़श्ता रात ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह नंदीपुर पावर प्लांट से बिजली की पैदावार 425 मेगावाट शुरू हो गई है। खुशाइंद बात है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को यह भी बताना चाहिए था
कि नंदीपुर वो पावर प्लांट पाकिस्तान का वाहिद पावर प्लांट है जो नया, जिसके ऊपर रिकॉर्ड पैसा खर्च हुआ और उसके बाद 2 साल उसकी कमर्शियल ऑपरेशन डेट अचीव होने के बावजूद 2 साल वो बिजली पैदा नहीं कर सका और उस बंद रहने की वजह से और उसके फॉल्ट्स की वजह से कौमी खजाने को और मुल्की मौशियत को 15 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ है। तो ये बात भी उनको कौम को बतानी चाहिए। फरमाया राव साहब के टेक्निकल डेफिनेटली इदारे हैं जिनका मैंडेट बनता है कि वो टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व करना है, लेकिन वो नैब भी है जिसने अकाउंटेबिलिटी करनी है, वो जाके अदालत में कहते हैं हम ये काम नहीं कर सकते। फिर डॉक्टर आसिम जैसे लोग पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में लगे होते हैं जो कि एक्चुअली एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, तो वो इदारे भी किस तरीके से काम करेंगे जिनका मैंडेट एक्चुअली है काम करने का? देखिए, ये जो रिपोर्ट है ना, ये बहुत इनकरेजिंग है। नैब को और बाकी चीज़ों को छोड़े, ये बहुत इनकरेजिंग चीज़ है कि आपकी पार्लियामेंट की कमेटी जो है ना वो परफॉर्म कर रही है। सबसे बड़ा एहतसाबी अमल पार्लियामेंट की कमेटी से शुरू होता है। अगर वो प्रॉपर परफॉर्म करे, तमाम इदारे उनके सामने जवाब दें, वो करे, तो ये नैब की आपको जरूरत भी नहीं रहेगी। ये बिला वजह का सफेद हाथी आप पाल रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं रहेगी अगर आपकी कमेटियां प्रॉपर काम शुरू करें। सफेद हाथी की आपने बात कर ली है, तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक और सफेद हाथी है जो कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं उनको कह लीजिए या पाकिस्तान का जो खजाना है उसको कह लीजिए, उसके ऊपर काफी भारी बढ़ता जा रहा है। हालांकि वो किसी जमाने में जब रशिया के साथ बना था, रशिया के ताउन से बना था, तो उस टाइम पे डिफेंस के लिए पाकिस्तान की तरक्की के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था। ये पाकिस्तान स्टील मिल्स का इदारा है जिसके लिए आए दिन हम लोगों को कोई ना कोई बेल आउट पैकेज दे रहे होना पड़ता है, बिलखुसूस वहाँ के जितने एम्प्लॉइज हैं उनकी तनख्वाह अदा करने के लिए। सोहेल साहब, ये तनख्वाह अदा करने के लिए काम हो नहीं रहा, तनख्वाह आपने अदा करनी है, पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर भर्तियां हुई हैं, वहाँ अक्सर औकात पॉलिटिकल नारे लग रहे होते हैं। मैं खुद जाके देखा तो वहाँ जी भुट्टो के नारे लग रहे होते हैं। ये नहीं होता कि पाकिस्तान स्टील मिल्स को किस तरह चलाना है। ये बेल आउट पैकेज फिर एक दफा आ रहा है। निका 2007 के बाद पाकिस्तान स्टील मिल मुसलसल खसारे का उसको सामना है और इस सूरत हाल से निकलने के लिए जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला और सब लोग अवाम भी इस बात से पुरुमीद थे कि इन्हें स्टील मिल्स चलाने का बहुत एक्सपीरियंसेस है और पुरुमीद थे जो कौमी खजाने के अरबों रुपए का ज़िया हो रहा है स्टील मिल्स के बाइस, तो इसके अपने स्टील मिल को न सिर्फ अपने पाँव पर खड़े करने में ही कामयाब होंगे, ये इसका कोई जो असल इसका जो प्रोफेशनली और इकोनॉमिकल इसका सोल्यूशन है वो जरूर देंगे। लेकिन 4 साल गुजरने के बावजूद कभी कहा गया कि इसकी नीति का प्राइवेटाइजेशन का फैसला कर लिया गया है और जल्द प्राइवेटाइजेशन इसकी मुकम्मल हो जाएगी, फिर कहा गया जी कि प्राइवेटाइजेशन मुमकिन नहीं है, इसको हम लीज पर देने जा रहे हैं। चीन और ईरान की कंपनियों ने दिलचस्पी का इजहार किया है। उसके बाद अब पता चला है कि शायद अब लीज पर भी दिए जाना मुमकिन नहीं रहा और वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान स्टील मिल का जो नया बोर्ड कायम किया गया है उसकी 24 अप्रैल को उसकी मीटिंग हुई है। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मिनट्स के मुताबिक अब इसको लीज भी देने की बजाय उन्होंने कहा है कि हम इसको दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। लीज पे ना देने का फैसला क्यों किया गया सोहेल साहब? इस काबिल नहीं रहा या कोई और मसला आ गया? नहीं, देखिए वो स्टील मिल्स जितने उसके पास एसेट्स हैं और जितना उसके पास मशीनरी मौजूद है, कोई भी कंपनी उसको हासिल करने के लिए उसको प्रॉफिटेबल चलाने की पोजीशन में है। लेकिन इशू क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन कमीशन इस सारे मामले को डील करा था। जो कल कुछ लोगों से मेरी बात हुई वो कहते हैं कि शायद गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं रहा। इंटरनल कुछ ऐसे सिचुएशन है कि जुबैर उमर साहब के जाने के बाद सेक्रेटरी भी तब्दील हो गए, जुबैर उमर भी चले गए, उसके बाद उस तरीके के साथ जो लीज का काम हो रहा था वो रुक गया। इसाक डार साहब खुद मसरूफ हैं, तो लीज का काम जो कंपनियां इसके लिए इंटरेस्टेड थी शायद वो भी अब बैकआउट कर गई। टाइम कम है, गवर्नमेंट चाहती है कि आखिरी उनके पास साल है तो कोई ना कोई इसका सोल्यूशन होना चाहिए। अब इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो एक सोल्यूशन दिया है उन्होंने ये पूरा पर इसका एक रिवाइवल का प्लान बनाया है कि हम स्टील मिल्स को कम्पिटेटिव बेसिस के ऊपर हम चला सकते हैं जिसके जरिए से इसका जो लायबिलिटीज मुसलसल बढ़ रही हैं वो रुक सकती हैं। प्लान क्या उन्होंने बनाया? प्लान ये है कि मजीद कर्ज लिया जाएगा बैंकों से, 22 अरब रुपए कर्ज लिया जाए बैंकों से, 5 अरब रुपए कर्ज लिया जाए वफाकी हुकूमत से। 27 अरब रुपए मिलने के बाद ये रकम जो कि गैस की जो ड्यूज है अदा नहीं हो पाए सुई सदरन को, और बिजली के जो बात है कि इलेक्ट्रिक को अदा होने वो अदायगियाँ की जाएं और कुछ रॉ मटीरियल इंपोर्ट करके जो इसकी स्टील मिल की प्रोडक्शन है उसको दोबारा शुरू किया जाए। अगर हम शुरू प्रोडक्शन स्टार्ट करें तो मार्केट के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है, इतनी डिमांड मौजूद है कि स्टील मिल फौरन अपने पाँव पर खड़ा हो सकती है, अपने अखराजात निकाल सकती है। लेकिन उसके साथ उन्होंने जो एक और प्लान बनाया कि इस प्लान को जो कर्ज हासिल करने के बाद उन्होंने इसको खसारे से निकालने के बाद इसको ब्रेक इवन पे लेके आना है। उसके लिए ज़रूरी है कि 10 सीनियर अफसरान का अपॉइंटमेंट नागुज़ीर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से लेके कुछ नीचे चीफ CFO और कुछ एडवाइजर वगैरह। उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए, उसकी उम्र 40 साल की लिमिट होनी चाहिए और उसके साथ उसका जो पैकेज है वो 40 लाख रुपए होना चाहिए। उसके बाद जो बाकी 9 ऑफिसर्स हैं उनका भी पैकेज उन्होंने मेंशन किया कि इनको मार्केट से 10 लाख से 30 लाख रुपए के ऊपर हमें इन्हें मार्केट से पिक करना चाहिए। 10 लाख से 30 लाख रुपए इनको सैलरी दी जाए, चीफ एग्जीक्यूटिव को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को 40 लाख रुपए तनख्वाह दी जाए, तो
फिर स्टील मिल दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो सकती है। स्टील मिल पाँव पे खड़ी हो जाए और उसके बाद फिर उसको उसके पाँव काट दिए जाएं तो फायदा तो कोई नहीं होगा। मैंने तो सुना था कि वो मोहम्मद जुबैर साहब गवर्नर सिंध लगे हैं, उनका एक मेजर काम ये होगा कि वो किसी ना किसी तरीके से स्टील मिल्स को या तो प्राइवेटाइज या तो कुछ करने के हवाले से कुछ वापस रिवाइव करने के मामले में वो अहम किरदार अदा करें। लेकिन और रशिया ने भी तो एक ऑफर दी थी, आपको याद है राव साहब, कि इसको दोबारा से रिवाइव करते हैं, वो ऑफर नहीं ली गई, फिर वो ईरान वाली ऑफर नहीं ली गई, चाइना वाली ऑफर नहीं ली गई, आज खुद रिवाइव करने की बात आई है। अगर अब रिवाइव हो जाती है इसका मतलब ये कि पहले भी हो सकती थी, पिछले 4 सालों में भी हो सकती थी। देखिए, जुबैर साहब पे तवक्को रखना बेसूद है, क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन में रहे, बड़े बड़े मंसूबे बताते रहे, हमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें सुनाते रहे और कुछ नहीं किया उन्होंने। जीरो परफॉर्मेंस थी उनकी। मुनाफा बख्शीदारों के कुछ शेयर जरूर फोक्त किए उन्होंने। वो किस परफॉर्मेंस में आते हैं, वो तो जाहिर है किसी को नवाजना होता है तो ये किया जाता है। शायद स्टील मिल को भी इसीलिए इसका बेड़ा गर्क किया जा रहा है कि किसी को कोड़ियों के भाव दे के इसकी जान छुड़ा जाए। जहाँ तक इसको अपने पाँव पे खड़ा करने की बात की, तो उसके पाँव की जंजीरें आप तोड़ेंगे, खोलेंगे, तब जाके वो पाँव पे खड़ी होगी। मजदूर जो वहाँ का है वो जिस तरह से पिस रहा है, जिस तरह से उसकी हालत ख़राब की हुई है आप लोगों ने, ये 10-10, 30-30 लाख वालों की बात तो हो रही है, जो अगर ये परफॉर्म करे कितना अच्छा होगा। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है नून, ये एज अ फैमिली मियाँ साहबान की, वो इनका ख़ानदानी हुनर है। ये बिल्कुल स्टील मिल और स्टील का बिजनेस ये सारा, तो ये स्टील मिल, गल्फ स्टील मिल हो, जद्दा स्टील मिल हो, हिल मेटल हो, वो तो बड़ी कामयाबी से उनको अंडे बच्चे पता नहीं क्या कुछ उनसे निकल आते हैं और कहाँ कहाँ की प्रॉपर्टीज जाकर अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। ये एक स्टील मिल इनसे नहीं चलती। और सबसे मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में स्टील मिल के जिस चेयरमैन को सजा दी गई कि उसने तबाही फेर दी स्टील मिल की, उसके दौर में उस्मान फारूकी साहब थे, शर्मिला फारूकी के वालिद, उनके दौर में 2.5 साल ये स्टील मिल कंटिन्यूसली प्रॉफिट में चली है। और वो वाहिद बंदा था जिसको ये सजा दी गई कि स्टील मिल का इसने बेड़ा गर्क किया और इसका तबाही कर दी स्टील मिल की। लेकिन इसका मौजूदा गवर्नमेंट की यकीनन गैर जिम्मेदारी है इसमें बहुत ज़्यादा। पीपल्स पार्टी के दौर में जो वो रियाज लाल जी का केस आया था, अगर आपको याद हो, तो इस किस्म के जिस तरह से हरबे इस्तेमाल करके उसकी तबाही की बुनियाद रखी गई बाकायदा। अगर 94-95 में प्रॉफिट में लेके आई थी पीपल्स पार्टी, तो ये 2008 से लेके 2013 तक उन्होंने इसका बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, अब गवर्नमेंट को ये चाहिए था, मैं तजवीज़ देता हूँ, जनरल कयूम साहब है इनके पास एक सेनेटर, जो मुशर्रफ के दौर में स्टील मिल के बने थे, जिनमें बड़े ख़त लिखते थे कि हम प्रॉफिटेबल कर लेंगे, इसको प्राइवेटाइज ना करें, और बड़ी उनकी कंट्रोवर्सी बनी परवेज मुशर्रफ के साथ। उनकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठा लेते। अगर फैमिली हुनर वो नहीं किसी के साथ शेयर करना चाहते, सीक्रेट है कोई, तो जनरल कयूम साहब को लगा देते। उन्होंने भी काफ़ी उनके दौर में काफ़ी बेहतर जनरल जावेद को ले आए जो प्रॉफिट के अंदर चलाते रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मौजूद है। बात यह कि किस लिए करना चाह रहे हैं ये सारा कुछ। ईरान ने भी ऑफर किया आपको, रूस ने भी ऑफर किया, आप इसको आगे चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते? ठीक है, चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं। अगर ये प्लान जो है ये वाकई में काम कर जाए और ये 40 लाख देने से अगर स्टील मिल रिवाइव होती है और अरबों का बिजनेस करती है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ये 40 लाख जो है या आग में झोंकने वाली बात हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। स्टील मिल को रिवाइव करना पॉसिबल था। या आखिरी साल में हर चीज की हुकूमत को याद आती है, चाहे वो ये हुकूमत हो या पिछली हुकूमत हो या उससे पिछली हुकूमत हो। आखिरी साल के अंदर ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो शायद पिछले 4 सालों में नहीं किए गए होते। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। सिंध हुकूमत को हम अक्सर औकात कहते हैं कि खुदा के लिए हेल्थ सेक्टर पर और एजुकेशन सेक्टर पर ध्यान दीजिए, तो लगता है हमारी कुछ सुनी गई है। और हेल्थ सेक्टर की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यहाँ एक ऐसी डिवाइस जो कि दिल के मरीज के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो 7 लाख से 17 लाख तक की तकरीबन इसकी कीमत है, वो अब मुफ्त लगाई जाएगी। इतना ज़्यादा ध्यान हेल्थ सेक्टर की तरफ जितने अरसे कुछ पिछले अरसे के अंदर सिंध हुकूमत दे रही है, इतना तो हम लोगों ने पिछले 4 साल में नहीं देखा। मैं हैरान होती हूँ 1 साल के अंदर इतना काम कैसे हो सकता है। ये मुझे लगता है जो ये ICD डिवाइस की जो बात की जा रही है और ये जो NICVD जो है डिपार्टमेंट जो है बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर जो डिपार्टमेंट है डिजीज़ को जो डील करता है, इसके जो हेड है मुझे लगता है उनका ये पैशन है, ये मूवमेंट उस तरफ से ज़्यादा नज़र आ रही है। गवर्नमेंट ने यकीनन सपोर्ट किया होगा और हमें तारीफ़ करनी चाहिए अगर सिंध गवर्नमेंट किसी भी शोबे में, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी शोबे में अगर कोई बेहतरी की कोशिश कर रही है, आम लोगों का ख्याल कर रही है जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हेल्थ की इतनी महंगी फैसिलिटीज़, और छोटी मोटी सी हार्ट पल्पिटेशन का इशू है। ये हार्ट पल्पिटेशन को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली यूज़ होती है। तो ये बहुत यानी हर साल उन्होंने को 500 मरीजों का इलाज करना है और फ्री डिवाइसेस उनको देनी है। यकीनन एक बड़ी रकम इसके लिए दरकार होगी और इसके गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जहाँ ये वो क्रेडिट ले रहे हैं इसको इनागोरेट करने का, इसको चलाने का, वहाँ पर ये कंटिन्यूसली उसको फंड प्रोविजन जो है ना
फंड्स देने चाहिए। ये ना हो कि 2 महीने फंड्स दें या इफ्तिताह करके फीता शीता काट के उसके बाद गायब हो जाए, वो इंतज़ार ही करते रहे कि कब फंड्स आएंगे और कब ये डिवाइस लगाएंगे। तो ये बहुत बहुत अच्छी पेशरफ्त है और अच्छी चीज़ है कि हार्ट पल्पिटेशन के लिए ये एक काम किया जा रहा है। छोटी सी बीमारी है जो बहुत बाद में कॉम्प्लिकेशन का बायस बन जाती है अगर बर वक्त उसका इलाज ना किया जाए। लेकिन जो दिल वाले लोग हैं वो ये ना समझे कि किसी और दिल की बीमारी का इलाज भी है। ये हार्ट पल्पिटेशन जो फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से होती है उससे है, किसी और वजह से हार्ट पल्पिटेशन होती है तो उसका इलाज इससे नहीं होता। पल्पिटेशन में बेसिकली या तो दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है या एकदम से रुक जाती है, कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन सुहेल साहब, एटलीस्ट हम इतनी तारीफ तो कर सकते हैं कि सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे पे कुछ ध्यान देना स्टार्ट किया। हालांकि अभी भी उस तरफ ध्यान देना बाकी है जो थर के बच्चे हैं, जो अभी भी मैल न्यूट्रिशन से जिनकी हम बात वाक़ हो रही। अनिका, बिलाशुबा ये इकदाम काबिल तारीफ है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर नदीम कमर ने इसके ऊपर गुज़श्ता बड़ी वजाहत भी की और कि उनका प्लान क्या है। वो प्लान ये है कि जो ये डिवाइसेस हैं इनकी मार्केट के अंदर कीमत 7 लाख से 17 लाख रुपए तक है। उनका प्लान है कि इनिशली तो 500 तक मरीजों को ये सालाना हम ये डिवाइसेस दे सकेंगे, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर इस इदारे बर अमराज कल्ब के अंदर जितने भी दिल के मरीज़ आएंगे उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। उनका ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव, यकीन उन्होंने प्रॉपर इसका प्लान बनाया होगा। और स्पेशली ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस के लगने के बाद उनका कहना है कि दिल की धड़कनें जिनकी मुतासर हुई होती हैं, ये डिवाइस लगने के बाद उनकी दिल की धड़कनें मुतवाजन हो जाएंगी। प्लान अच्छा है, लेकिन इस बात को नजर रखना होगा कि कुछ अर्सा पहले हमने देखा था कि स्टंट का एक जो डालने का गैर म्यारी स्टंट का स्कैंडल सामने आया था। उसके बाद हमने बहुत तखीर से उसके ऊपर एक्शन लिया। अगर प्रोफेसर नदीम कमर साहब ये काम कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन म्यार को भी ये मद्देनजर रखें। और उसके बाद सिंध के अंदर बहुत से ऐसे फिर स्कैंडल सामने आते हैं कि गैर मैरी चीजें सप्लाई की गई और कवायद की खिलाफ वर्जी की गई। अगर मेरिट पर चलाया जाए और सिंध हुकूमत फंड्स देती रहे तो यकीनन कराची और सिंध के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत होगी। चलिए, ये तो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो रेगुलेट करती रहे इन तमाम चीजों को, लेकिन इतना जरूर है कि दिल की धड़कन सिर्फ दिल के मरीजों की तेज नहीं हुई, किसी और की भी तेज हुई है। किसकी सियासी तौर पर, उसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले आपको दिल की धड़कनों की बात बताई कि सियासी दिल की धड़कनें भी बड़ी बढ़ती चली जा रही हैं और पहले कुछ कहा जाए, बाद में कुछ कहा जाए, और पहले ये कहा जाए कि हम तमाम चीज़ें मानेंगे, उसके बाद कहा जाए कि नहीं मानेंगे। ये सियासतदानों का शेवा बन चुका है। लेकिन पीटीआई इस बार कुछ इसी तरह की बातें करती हुई नजर आ रही है। जेआईटी के बारे में कहते हैं जी कि खुफिया जितनी भी जो कार्रवाई होगी और जितनी भी तहकीकात होंगी, इसको शेयर करना बनता है। तो राव साहब, शेयर करना बनता है या नहीं बनता? जीआईटी का नतीजा क्या निकलता है? अगर तो डॉन लीक्स वाला नतीजा निकलना है कि जी अब वो कह रहे हैं हमने जारी नहीं करनी, बताना ही नहीं किसी को इसमें हुआ क्या है, तो फिर तो मेरा ख्याल मुतालबा जायज़ है। अगर तो, लेकिन ये 15 दिन के बाद आनी है सुप्रीम कोर्ट में, इसने पेश होना है, आके उसकी जितनी भी तफसीलात हैं सारा। अभी उन्होंने तरीकाकार तय किया है कि उन्होंने पहले दस्तावेज़ात का जायज़ा लेंगे जो भी अवेलेबल हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, जो एफआई और नैब के पास अवेलेबल हैं उनको भी वो देख सकते हैं। कह लें कि उसका ये फोरेंसिकली उसको देखेंगे, मेरा ख्याल है कोई शायद किसी को हायर भी करें, पहले भी मैंने बात की थी, किसी एक्सपर्ट फर्म को हायर करें उस दस्तावेज़ का जायज़ा लेने के लिए। उसके बाद उनके जो बयानात हैं वो लिए जाएंगे, जो प्राइम मिनिस्टर और फैमिली, उनकी बच्चे उनके हैं, दोनों बेटे, मरियम का तो नहीं है मेरा ख्याल उसमें, वो सर्च इन्वेस्टिगेशन में, तो उनके लेंगे। उसके बाद उसकी बुनियाद के ऊपर फिर वो अपनी एक जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से शेयर करेंगे। लेकिन ये हर 15 डेज़ के बाद होना है। लेकिन एक अजीब गरीब मसला शुरू हुआ है अभी, काफ़ी वार ऑफ वर्ड्स जो है ना वो तेज़ होती जा रही है, बल्कि वार ऑफ केसेस वो होती है। वो न्यूटन का कहते हैं लॉ है ना कि हर एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन विच इज़ अपोजिट इन पावर बट इक्वल इन विच इज़ अपोजिट इन रिएक्शन। तो ये अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बयान दे दिया है कि मुझे पैसे ऑफर किए गए थे पीटीआई का एजेंडा चलाने के लिए। ये इमरान खान के जवाब में कि 10 अरब का जो मसला था। उसके बाद केसेस जो हैं एक से बढ़ के एक केसेस दायर किए जा रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। तो वो मशहूर जो जाट और तेली का जो एक आपस में थोड़ा सा जुमलों का तबादला हुआ था, उसने कहा जाट रे जाट तेरे सर पे घाट। तो उसने कहा यार ये क्या बात हुई,
तेली दे तेली तेरे सर पे गोलू, उसने कहा ये शेर तो नहीं बना, उसने कहा वजन से तो मरोगे ना, शेर बने ना बने। तो ये मुझे लगता है ये केसों का वजन डाला जा रहा है इमरान खान पे कि और कुछ बने ना बने, केसों के वजन से ये मर जाए। उधर से वो भी एक्टिव हुए हैं कि बहुत ज़्यादा वो केसेस, अब उसामा बिन लादेन वाला उन्होंने कर दिया, फिर वो FIA को जो भेजा था सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस के ऊपर, उसमें वो काफ़ी एक्टिव हुए हैं। तो ये अजीबोगरीब किस्म के, हाँ घर CDA ने एक निकाल लिया इमरान खान का जी, घर वायलेशन हुई है वहाँ पे बनी गाला में उसके घर की। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की ये लड़ाई जो है ना, वो ये बच्चों वाली लड़ाई की तरफ जा रही है। मुझे लगता है कि एक दूसरे को ये ताने देते देते ये बच्चों वाली वो लड़ाई शुरू हो गई है। सियासी बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी ज़रूर है, लेकिन ये सियासी लड़ाई नहीं लग रही, ये बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो गई है, शायद पैनिक में आ गई है मुस्लिम लीग नून, और उसके नतीजे में PTI भी बढ़ चढ़ के जवाब दे रही है उसका। तो काफी सीरियस सिचुएशन बनती नजर आ रही है। लेकिन सुहेल साहब, हम माजी में भी देख लें तो हमारी सियासत कौन सी लॉजिक पर, कौन सी मंतक की बुनियाद पर होती है। हमारे यहाँ तो सियासत यूजुअली पर्सनल ही होती है, एक दूसरे के ऊपर जाती अटैक करना हमारी सियासत का बड़ा आम बात है, चाहे वो अपने घर की खवातीन के हवाले से दूसरे के घर की खवातीन के ऊपर अटैक करना, या फिर दूसरे के कैरेक्टर पर अटैक करना, या फिर दूसरे की प्रॉपर्टी के हवाले से अटैक करना। ये एक नॉर्मल चीज़ है, कोई नई बात तो नहीं है हमारे यहाँ। बात तो नई नहीं है, लेकिन अब जो जिस तरीके से जिन बातों के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं उसमें से बहुत सी नई बातें भी हैं, और सिर्फ बातें नहीं हैं बल्कि हकायक हैं। जिस तरह हम पनामा लीग्स की JIT की बात करते हैं, और जो PTI की जानिब से ये मुतालबा सामने आया कि JIT की जो कार्रवाई है वो खुफिया नहीं होनी चाहिए, इन कैमरा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको ओपन होना चाहिए। अगर हम बात करें पाकिस्तान में देखें तो अब तक जो GITs बनाई जाती थी अमूमी तौर के ऊपर, अगर कोई हाई प्रोफाइल कोई मर्डर हुआ है, कोई उसके ऊपर GITs बनाई जाती थी, या कोई टेररिज्म का वाक़या हुआ तो उसके ऊपर GITs बनाई जाती थी। और उन दोनों केसेस के अंदर उस JIT की जो नवैयत होती थी उसके लिए शायद लाजिम भी होता था कि उसकी जो तहकीकात हैं उनको सीक्रेट ही चलाया जाए, क्योंकि बहुत से उसके अंदर मामलात होते हैं, ग्रुप्स का आपने तयन करना है, कौन इसका जिम्मेदार है, बहुत सी चीज़ों को अपने तह तक पहुंचना होता है। लेकिन इस मामले के अंदर मेरे ख्याल के अंदर कोई चीज़ों को खुफिया रखने की जरूरत भी नहीं है। और अगर जो तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि आप इसकी प्रोसीडिंग्स ओपन रखी जाएं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि जो कुछ इसके अंदर जो चीज़ें, जो केस है वो ना तो टेररिज्म उसकी नवैयत है, ना उसकी नवैयत किसी को हाई प्रोफाइल मर्डर से रिलेटेड है, ये करप्शन का केस है, स्कैंडल है। और इससे मुतल्लिक जो दस्तावेजात कुछ पहले पेश हुई हैं, जब अगर कोई नई चीज़ आती है तो वो कोई सीक्रेट नहीं है, तो मेरे ख्याल के अंदर उनका मुतालबा गलत नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स के GIT के अंदर जो मेंबरान बैठे हुए हैं, सरकारी अफसरान हैं, मुख्तलिफ महकमों से आए हुए, तो यकीनन वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो ओपन हो। लेकिन इसके अंदर एक ये जरूर है, जिस तरीके से TRs हैं, और TRs के बाद हर 15 दिन के बाद इसने रिपोर्ट, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसके अंदर जो PTI का वो खदशा है कि GIT शायद प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगी, इन्फ्लुएंस हो जाएगी, तो उसका मार्जिन भी बहुत कम है, क्योंकि हर 15 दिन के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होनी है। दूसरा मामला, राव साहब ने इशारा किया, जो केसेस बनाए जा रहे हैं और इमरान खान साहब के घर की बात की जा रही है, तो CDA को हुकूमत का इदारा है, उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन CDA को ये जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने से पहले ये सोचना चाहिए था कि जब इमरान खान साहब का घर और 121 और दीगर वहां पर तमीराती जो इमारतें बन रही थी, जिस वक्त वो बन रही थी, अगर वो खिलाफ कानून थी, इजाजत नहीं, तो CDA ने क्या रोल प्ले किया उनको रोकने के लिए। उसके साथ सिर्फ ये बनी गाला नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो बना उससे अंदाजा हो जाता है, सिर्फ वो नहीं। अच्छा, वो चले, इसके तो कोई किसी आपने एक एग्रीमेंट था, तरमीम हुई इस्लामाबाद के अंदर जोन 4 के अंदर 35 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटी हैं जो बन चुकी हैं, लोग सेटल हो चुके हैं वहां पर। CDA उनको आज भी कहता है कि वो गैर कानूनी है। सही। तो फिर CDA उस वक्त सोया हुआ था। सबसे पहले तो फिर CDA के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि जब आपके सामने 121 इमारतें बनी और हाउसिंग सोसाइटियां बनी तो आप कहां पे थे। CDA के माजी के मामला तो सोहेल साहब आपको पता ही है, अभी तक कब्जे जारी है जोन 4 में, अभी तक कब्जे जारी है, कुछ नहीं कर पा रही। चलिए, इतना जरूर है कि अगर एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो वो सियासी बुनियादों पर नहीं होनी चाहिए, असूलों की बुनियादों पर होनी चाहिए। और अगर किसी असूल और कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की जाए तो फिर सबके खिलाफ इक्वल कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, ये हर किसी का हक होता है। लेकिन अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और कार्रवाई एक और हो रही है। वो नंबर प्लेटें तब्दील करने की बात की गई थी इस्लामाबाद के अंदर, नई नंबर प्लेटों के तहत जरा ट्रैकिंग आसान हो जाएगी गाड़ियों की। क्या वजीर दाखिला साहब ने ऑर्डर्स दिए? इस्लामाबाद इंतजामिया ने और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने ये डेडलाइन मुकर्रर की थी 15 अप्रैल की। हमने स्टोरी भी की थी, राव साहब के किसी दोस्त ने बताया था कि उस डेट में तोसी कर दी गई है तो लोग परेशान ना हो। तो राव साहब की इन्फॉर्मेशन के बाद मैं भी रिलैक्स हो गया, क्योंकि मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट भी पुरानी थी। और उसके बाद हुआ क्या कि 21 अप्रैल को मेरा भी चलान हो गया। अब मेरे खाते में चलान डाल दिया। वो चलान मैंने जमा करवा के तो मैंने अपना जो लाइसेंस था वो वापस हासिल कर लिया है। लेकिन ये माजरा ये था कि इन्होंने बहुत कम अरसे के अंदर तब्दीली की, ठीक है, जो कि नहीं, इन्होंने कहा कि 3 माह कबल, इनके अप्रैल से 3 माह कबल जो नंबर प्लेट्स बनी थी वो भी मनसूख की गई, टाइम कम रखा गया। और जल्दबाजी के अंदर
एक कंपनी को उन्होंने टेंडर अवार्ड कर दिया, करोड़ों रुपए का था, और उसके बाद जो फीस थी, फी नंबर प्लेट, वो 800 रुपए से बढ़ाकर 1300 रुपए कर दी गई। अब वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब ने इसका नोटिस लिया है। उन्होंने नोटिस लेते हुए जो जिस कंपनी को टेंडर अवार्ड किया गया था, सिंगल बिड आई थी, उसके ऊपर अवार्ड किया गया, तो उन्होंने वो मनसूख करने की हिदायत की है। साथ में उन्होंने ये कहा है कि शहरियों को ये सहूलत दी जाए, जब तक नंबर प्लेट्स के लिए तैयार करने का ट्रेंडिंग का नया अमल दोबारा शुरू नहीं होता, एडवर्टीजमेंट होंगी, टेंडर खुलेंगे, जिस कंपनी की सिलेक्शन होगी, उस वक्त तक जो इस्लामाबाद के शहरी हैं वो पुरानी फीस यानी कि 800 रुपए जमा करवाकर नई नंबर प्लेट हासिल कर सकेंगे। ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा टाइम अब ज्यादा लगेगा, लेकिन अब ये किस कंपनी को ठेका दिया जाएगा, दोबारा से सारा प्रोसेस होगा। और अब वो जो डेडलाइन जो होने, अच्छा जब डेडलाइन मुकर्रर की गई तो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस्लामाबाद भर के अंदर नाके लगा के दिन रात हजारों चलान डेली किए, जिसके अंदर से एक आप भी थे, एक मैं भी था। और उस फिर लाइसेंस को हासिल करने के लिए जब वहां कराची कंपनी में पहुंचा, इतनी लंबी लाइनें थी कि लाइसेंस का हासूल और बैंक में जाके फीस जमा करवाना वो बहुत मुश्किल था। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने पिछले कुछ दिनों के अंदर अच्छा खासा रेवेन्यू कमा लिया। एक कंफ्यूजन उस टाइम पे भी थी सोहेल साहब, वो जरा क्लियर कर दीजिएगा कि जो पिछली नंबर प्लेट्स थी वो अभी मनसूख कर दी गई हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पिछली नंबर प्लेट्स चलेंगी, जो अब आएंगी वो नहीं होंगी। ये भी एक कंफ्यूजन थी, इसको भी क्लियर कर दीजिए। अनिका, वो मनसूख नहीं हुई। हाँ, ये जरूर है कि वो कंप्यूटराइज नहीं है। लोगों को वार्न किया गया था कि 15 अप्रैल तक नई नंबर प्लेट्स बनवा लें। मनसूख वो नहीं है। हाँ, जो कैंपेन शुरू की गई थी, लोगों के जो चलान किए जा रहे थे धड़ाधड़, वो सिलसिला अब रोक दिया गया है, क्योंकि अब वो जो कंपनी जिसकी जिम्मेदारी थी, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था नंबर प्लेट्स की तैयारी का, उसका ऑर्डर मनसूख हो गया है। नई कंपनी के हायर होने तक अब इस्लामाबाद पुलिस तरह हाथ हौला रखेगी चलानों के ऊपर। जब नई कंपनी हायर हो जाएगी, प्रॉपर प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद, उसके बाद दोबारा से एक डेडलाइन शुरू करके फिर एक इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ऐसी नंबर प्लेट के खिलाफ क्रैकडाउन करेगी। राव साहब, ये नंबर प्लेट्स हो गई है, सोहेल साहब जैसे मेरे आपके जैसे लोगों की तो हो गई, एक आम शहरी की तो हो गई। क्या वो नंबर प्लेटें जिसके ऊपर लिखा होता है कि जी हम मिनिस्टर हैं, या फिर हम इस ओहदे से बिलोंग करते हैं, या फिर फैंसी नंबर प्लेटें जो लोगों ने लगाई होती हैं अपनी गाड़ियों पे, और बड़े बड़े लोग होते हैं साथ, कोई ना कोई लगा होता है मिनिस्टर का, या कोई ना कोई तमगा लगा होता है कि वो प्लेट लगी होती है उसकी, उनकी भी चालान होंगे या सिर्फ हमारे ही होंगे? सिर्फ वो लगे तो सबसे इंटरेस्टिंग उसमें होती है, एक होता है साबिक काउंसलर मेंबर चेयरमैन जिला काउंसिल, एक होता है इंशाल्लाह मेंबर जिला काउंसिल। वो अभी उसने इलेक्शन लड़ना होता है, 2 साल इलेक्शन में रह रहे होते हैं, उसने लिख के लगाया इंशाल्लाह। तो वो एक आपने भी एक दफ़ा मेंशन किया था, एक शख्स ने तंग आके आम शहरी लिखवा लिया था अपनी गाड़ी के ऊपर कि कोई आम शहरी भी होना चाहिए। तो ये फैंसी सरकारी गाड़ियों पे इतनी फैंसी नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं, वो उसकी कह लें कि पीतल की और स्टील की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बना के उन्होंने लगाई हुई हैं, तो उस पर कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा ये। लेकिन बात वही है जो सीधे की हम बात कर रहे थे कि जब ये सारा कुछ हो रहा होता है, आपने बहुत पहले से ये तय हुआ यहाँ पे कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स इशू हो रही हैं, पिछले कोई 10, 12, 15 साल से हो रही हैं, तो उसको पहले 15 साल तो आपको होश नहीं आता, अचानक आप जाग जाते हैं और शुरू हो जाते हैं आप लोगों को जगह जगह पे रोके। और ख़ास तौर पे जो आपका ऑफिस के टाइमिंग से सुबह के वक्त और शाम को जब लोग पीक आवर्स जो होते हैं, जब ट्रैफिक का रश भी बहुत ज़्यादा होता है, आप एक गाड़ी रोके पीछे 100 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, और दूसरा लोगों ने दफ्तर पहुंचना होता है, उस वक्त आप उनको रोक रोक के तंग कर रहे होते हैं। तो ये पहले दिन से ये चीज़ क्यों नहीं इम्प्लीमेंट की जाती, ये कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों नहीं है, ये कंटिन्यूसली इसको उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया जाता? ट्रैफिक वायलेशंस की बात हो, नंबर प्लेट्स की बात हो, ड्राइविंग लाइसेंस की इशुएंस की बात हो, ये सारी चीज़ों के ऊपर एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम बिल्कुल कोई नहीं है। अभी तक जो पुराने जो गाड़ी के ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर पर्टिकुलरली, वो पार्किंग का उनको कोई आइडिया नहीं कहाँ पे गाड़ी पार्क करनी है। उनको ये आइडिया नहीं कि अगर 3 लेन है या 2 लेन है, उसकी ट्रैवलिंग लेन कौन सी है, ओवरटेकिंग लेन कौन सी है, स्लो लेन कौन सी है। वो ओवरटेकिंग लेन में वो राइट साइड पे उन्होंने चलना है, एक उनका एक माइंड सेट है, उस पर कोई ट्रेनिंग। राव साहब, ये तो बाइक टैक्सी ड्राइवर्स को छोड़िए, तो एक आम शहरी के भी यही माइंड सेट है कि राइट पे चलेंगे तो तेज पहुंचेंगे शायद। वो बाइक वाले खास तौर पे वो फर्स्ट लेन के बिल्कुल राइट एज पे जा रहे होते हैं। अच्छा, एक बुनियादी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि आप जब बिल्कुल एक साइड से आपके पत्थर की वॉल है और आपके एक साइड पे सिर्फ जगह बचती है, तो मनूवरिंग की जगह नहीं रहती, थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी हुई तो आप टकरा जाएंगे। दरमियान वाली लेन का पर्पज़ यही है, या लेफ्ट लेन का पर्पज़ यही है कि आपके पास दोनों साइड पे मनूवरिंग की जगह होती है, फिर कोई थोड़ा स्पीड ज़्यादा आ रहा है तो वो ओवरटेक आपको कर लेगा। तो ये अचानक जाग जाते हैं। मेरा ख्याल है कहीं बजट का खसारा पूरा करने के लिए तो पता नहीं चलान शुरू किए हुए इन्होंने, मुझे समझ नहीं आती, या शायद पुलिस वालों को कहा होगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप अपनी तनख्वाहें खुद जनरेट करें। तो इस किस्म की मूव ये लगती है, ये सीरियस मूव होनी चाहिए और ये कंटिन्यूस होनी चाहिए, 1 दिन 2 दिन या 4 दिन या नंबर प्लेट्स की हद तक महदूद होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी कोशिश है, बड़ी अच्छी काविश है,
और सेफ सिटी के साथ लिंक है डायरेक्टली, क्योंकि ये जो नंबर प्लेट को रीड करते हैं ना, वो जो कंप्यूटराइज नंबर प्लेट है उसकी रीडिंग बहुत इजी हो जाती है, फौरन सारा आपका डाटा उसके ऊपर आ जाता है। चलिए, इस्लामाबाद में कम से कम इतना कदम तो उठाया कि कंप्यूटराइज्ड जो नंबर प्लेट्स हैं वो लगाने की बात की। वहाँ कराची के अंदर चले जाइए जहाँ सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चोरी होती हैं, वहाँ तो हाल ये है कि पुलिस का ही एक नंबर 3-3 गाड़ियों को लगा होता है, और अक्सर अपने सरकारी गाड़ियाँ जो हैं उनके नंबर का इजरा नहीं हुआ होता, उनकी नंबर प्लेट्स का इजरा नहीं हुआ होता। तो ये हाल है कराची का। कराची के अंदर भी ज़रा नजर करम करे कोई सिंध हुकूमत तो शायद वहाँ भी कुछ क्राइम्स कम हो। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ पार्सल्स और पैकेजेस की। दो चीज़ें हैं इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर बिलखुसूस। पार्सल्स और पैकेजेस जब व्हाइट हाउस जाया करते हैं तो प्रॉपर स्क्रीनिंग हुआ करती है। अब यहाँ भी यही हुआ करेगी कि कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी के लिए जितने पार्सल जाया करेंगे उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग और स्कैनिंग हुआ करेगी। उसके अलावा मालिया मुफ्त दिले बहरहम वाला काम होता है सरकारी इदारों के अंदर। बिजली होती है, मुफ्त की होती है, अक्सर औकात तो बिल भी नहीं दिए जाते, तो अप्लायंसेस भी ऑन ही रहती हैं, एसी चल रहे हैं, कंप्यूटर चल रहे हैं, छुट्टी भी हो गई तब भी चल रहे हैं। अजीब बात यह है कि लोड शेडिंग इतनी सारी है और ये कहा गया कि जी हम लोग ऑस्टेरिटी मेजर्स लेंगे और उसके बावजूद ये काम चल रहा होता है। सोहेल साहब जरा बताएं कहाँ और क्या क्या फैसले हैं? अनिका, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी और उसके साथ साथ बिजली के ज़िया और हादसात पर काबू पाने के लिए आग लगने के पास जो पेश आते हैं अमूमी तौर पर वहाँ पर अब 8 नई हदायत जारी की गई हैं कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से, जिसमें पहला तो मसला सिक्योरिटी का है। उसमें वाज़ेह तौर पर हदायत दी गई हैं कि किसी भी सरकारी इदारे की तरफ से या किसी भी सूबाई इदारे की तरफ से अगर कोई पार्सल आता है, कोई मेल आती है, तो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के बाहर जो एक्सरे मशीनें लगी हुई हैं उनसे वहाँ प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग के साथ साथ इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि जो पैकेट है उसके ऊपर उस भेजने वाले का ऑफिसर का नाम, उसका CNIC नंबर या फिर उसके मुतलका वजारत या इदारे का नाम दर्ज है या नहीं। अगर ये उसका इन चीज़ों का इंदराज नहीं होगा तो उस पैकेट को वहीं से वापस भेज दिया जाएगा, कौमी असम्बली के अंदर सेक्रेटेरिएट में नहीं लाया जाएगा। एक तो ये हदायत जारी की गई। उसके साथ दूसरा बड़ा मामला था कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अफसरान की जानिब से कि अपने वो दफ्तरों के अंदर AC का बहुत ज़्यादा बेदरेगी इस्तेमाल करते हैं। अब गर्मी आ रही है, बिजली का वैसे ही बचत करना बहुत ज़रूरी है, गर्चे कि वहाँ पे सोलर पैनल लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट आज को से सिस्टम से बिजली हासिल करता है। सही। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए थे, कुछ अफसरान थे कि जब उनकी छुट्टी हो गई है तो चूंकि उन्होंने एक अपने मुलाजमीन को ये हिदायत दी होती है कि जब मैं ऑफिस में आऊँ तो उससे पहले AC ऑन होना चाहिए, कमरा ठंडा होना चाहिए, और बस उसके बाद किसी और दफ्तर में मीटिंग के लिए गए तो पीछे AC ऑन रहता है। बिजली का ज़िया भी होता है और बेशुमार केसेस में ऐसा हुआ कि छुट्टी हो गई, आप लेट इवनिंग में निकले तो उसके बाद रूम लॉक कर गया आप खुद ही। उसकी दूसरी चाबी इस लेटर में लिखा गया कि उसकी जो सेकंड की थी वो CDA के स्टाफ के पास नहीं होती। अब AC ऑन है, अंदर दीगर अप्लायंसेस भी ऑन है और उसके बाद चाबी उस मुतलका अफसर के पास है और कमरा अंदर अब बिजली का ज़िया भी हो रहा है और उसके बाद वहाँ पे फिर शॉर्ट सर्किट कैसे वाक़यात भी पेश आते हैं और AC भी सारी रात चलता रहा। अब उन तमाम अफसरान को वार्निंग दी गई है कि जब आप ऑफिस से निकलेंगे और या जब आप ऑफिस में मौजूद ना हो, किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, ना सिर्फ AC बंद करके जाएंगे बल्कि तमाम बरकी आलात भी आप बंद करके जाएंगे। अगर किसी जगह के ऊपर कोई वायलेशन हुई या कोई हादसा पेश है शॉर्ट सर्किट का तो उस मुतलका अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है राव साहब, ये तो माइंडसेट की बात हुई ना, यानी आपका माइंडसेट ये है कि हुकूमत की जो चीज है वो मुफ्त की है, बेदरेज इस्तेमाल करो, जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, चाहे वो हुकूमत की गाड़ी हो, बिजली हो या दफ्तर हो या बाकी अप्लायंसेज हो या अमला हो, अपने पर्सनल कामों के लिए अक्सर औकात इस्तेमाल हो रहा होता है। अपनी चीज है तो उसको संभाल के रखना है। ऐसा माइंडसेट स्पेशली ऐसे पैसों से जो कि गरीब आवाम ने टैक्स किसी ना किसी तरीके से दिया होता है, ये माइंडसेट कैसे तब्दील करना है? असल में ये मामला तो नहीं है कि शॉर्ट सर्किट है या बिजली कैसे इस्तेमाल हो रही है, असल में तो ये जहन की तब्दीली है। बिल्कुल सही बात है कि हम अगर इस ओन करेंगे ये सारी जो स्टेट प्रॉपर्टी है वो हमारी ही प्रॉपर्टी है, हमारे पैसों से ही टैक्स या जो हम देते हैं उससे सैलरीज से लेके तो इमारत की तामीर तक और ये सारे सिस्टम जो लगते हैं, बिजली, गैस, AC लगा हुआ है या आपको गाड़ी मिली हुई है, ये जितनी सहूलतें हैं ये हम लोग ही दे रहे हैं, बल्कि शायद उस अफसर की तनख्वाह से भी थोड़े बहुत पैसे टैक्स की सूरत में जा रहे होते हैं। तो एक सेंस ऑफ ओनरशिप जो है ना वो हमारे यहाँ बहुत ही मफकूद है। ये बहुत आपने दुरुस्त बात की। मसलन अब आप सड़क पे देख ले, कोई हंगामा होता है, कोई एहतजाज कर रहे होते हैं, वो सिग्नल तोड़ रहे हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज तोड़ रहे हैं, तो सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है बेसिकली। उसमें हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट को और चीज़ है और हम कुछ और चीज़ है। उसमें गवर्नमेंट्स का कसूर ये है कि उन्होंने कभी आवाम को अब ये एहसास ही नहीं दिलाया कि ये आपकी गवर्नमेंट है। जब हम जमहूरी हुकूमत की बात करते हैं जब
तो अवाम की जो हुकूमत होती है उसको एहसास अवाम को कभी ये दिलाया ही नहीं गया कि ये बिल्डिंग आपकी है, ये इशारा आपका है, ये सड़क आपकी है, इसमें अगर आपने गंद फेंकना या तोड़ फोड़ करनी है तो ये आपका नुकसान हो रहा है। ये कभी उनको एहसास ही नहीं दिलाया गया। दूसरा, मुझे कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में एक मुझे हैरत हो रही है ये सुन के कि एसी अगर कमरों में इंडिविजुअली लगे, सेंट्रल एयर कंडीशन बिल्डिंग है, अगर इंडिविजुअली लगे तो ये एक और खर्चा किया गया। इसका मतलब है कुछ लोगों को सेंट्रल एयर कंडीशन वो शायद उनको बहुत ही गर्मी लगती है, उनको पता नहीं किस चीज़ की गर्मी चढ़ी हुई है कि वो वहाँ वो बैठ नहीं सकते उसके बगैर, एक और अलग से एसी लगे हुए। ये तो देखने की बात है कि ये क्यों इतना ज़्यादा उसमें खर्चा किया गया, और बहुत अच्छा है उसका सिस्टम। मैं बड़ा रेगुलरली 27-28 साल से जा रहा हूँ पार्लियामेंट बिल्डिंग में, उसका बहुत अच्छा सिस्टम है। दूसरा, उसका जो इसके फायर आग लगने का जो खर्चा बयान किया जाता है, उसमें ये ज़रूर है शॉर्ट सर्किट की वजह से भी हो सकती है और भी हो सकती है। बेनज़ीर भुट्टो 94 में बेनज़ीर भुट्टो के दौर में वो लगाई गई थी। कहा यह जाता है कि बीबी समझती थी कि ये मनहूस है, ये इसको जला के एक दफ़ा दोबारा किया शायद मार्शल आना लगे या गवर्नमेंट डिसमिस ना हो। तो उस वक्त किसी के पास यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स के नक्शे मौजूद नहीं है फायर ब्रिगेड के पास, ठीक है, उनको पता नहीं होता कहाँ से दाखिल होना है, कहाँ से जाके एक्ट करना है। चलिए, इतना तो जरूर है कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर कम से कम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर नक्शा लगा दिया जाता है। ये हुकूमत भी जरा ये सोच ले एसी लगाने की बजाय। शो का इख्तिताम करने से पहले वो रियाज पीरजादा साहब जिन्होंने इस्तीफा दिया था, बड़े इजहार बरहमी किया था, आपने कहा था कि एक अहम फैमिली मेंबर जो कि शायद जो क्रेडिट और फाइनेंसेस और उनमें भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो गए थे मनाने, कुछ हुआ? अनिका, रियाज पीरजादा साहब तो अभी नहीं माने, लेकिन उसके साथ जब डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड को मुअत्तल किया गया था और रियाज पीरजादा साहब ने इस्तीफा दिया तो 5 मई से नेशनल गेम्स का आगाज़ होना था, तो वो भी नेशनल गेम्स भी मनसूख कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के वज़ारत बैनुल-सूबाई राब्ता कमेटी में तैनात करदा चेयरमैन टास्क फोर्स बराए स्पोर्ट्स मियाँ एजाज गुल ने फैसला किया कि नेशनल गेम्स तो अब नहीं हो रही, रियाज पीरजादा साहब भी वापस आने को तैयार नहीं हैं, डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, तो क्यों ना गेम्स का इनेकाद ज़रूर किया जाए। तो पाकिस्तान में पहली मरतबा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंडिजिनस गेम्स, वज़ीर-ए-आज़म देसी खेलों का इनेकाद करने का ऐलान किया गया है। आज उसका पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा। 12 मई से लेकर 21 मई तक वफाकी दारुल हुकूमत और पंजाब के अंदर पहले मरले में देसी खेलें होंगी, जिसके अंदर कबड्डी, रस्साकशी और रेसलिंग का इनेकाद होगा। और इस सिलसिले के अंदर शेर मुल्तान, शेर लाहौर, शेर फैसलाबाद और शेर गुजरांवाला का भी अनाउंसमेंट की जाएगी, जो जीतेगा उन्हें इनामात भी दिए जाएंगे। दूसरे वजीर रूठ गए, मुर्तजा जतोई साहब। चलिए, अब वज़रा के रूठने और बनाने का सिलसिला तो जारी रहेगा। इलेक्शन जो करीब आ रहे हैं, वोट्स भी लेने हैं, टिकट्स भी लेने हैं और किसी ना किसी तरीके से सियासी दौड़ में आगे भी बढ़ना। तो ये मामला तो अब हम देखेंगे, हर जमात में देखेंगे किसका पलड़ा भारी रहेगा और किसका हल्का होगा, कौन किसको मना पाएगा, कौन किसको नहीं मना पाएगा। लेकिन हमारे शो से इतना ही, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक, ट्विटर दोनों पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।